हेलो एस्पिरेंट। मैं हूं अनिल कुमार सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन मिल्टन की बायोग्राफी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी टीजीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदर एग्जाम्स में भी इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिटेल में देखेंगे क्या क्या इनकी लाइफ में जो मेजर इंसिडेंट्स हुई हैं या जो इन्होंने मेजर वर्क्स लिखे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बात करते हैं इनके जन्म वर्ष की, जो कि है 1608। 9 दिसंबर को इनका जन्म 1608 में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, जो कि इंग्लैंड की कैपिटल सिटी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पिताजी जॉन मिल्टन सीनियर उनको कहते थे, और मम्मी का नाम सारा जेफरी। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो इनकी होम ट्यूशन से स्टार्टिंग हुई थी एजुकेशन की। थॉमस यंग इनके पिताजी, इनकी एग्ज़ाम एजुकेशन को लेकर काफ़ी सीरियस थे, काफ़ी कह सकते हैं कि उन्होंने एडवांस्ड आइडियाज़ थे अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर। तो उन्होंने थॉमस यंग जाने माने ट्यूटर थे, उनके पास इनको पढ़ाया। करीब 5 साल इन्होंने वहाँ उनसे एजुकेशन गेन की, और पढ़ने में ये बहुत मेहनती थे। काफ़ी लेबोरियस, या जिसे कहते हैं बुक वॉर्म टाइप जो व्यक्ति होते हैं, किताबों में लगे रहते हैं। तो स्टार्टिंग में ही इन्होंने करीब 5 लैंग्वेजेस जो हैं वो अपने डोमेन, इंटेलेक्चुअल डोमेन में शामिल कर ली। 5 लैंग्वेजेस इन्होंने सीखी: लैटिन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच एंड इटालियन। देखा जाए तो एक लैंग्वेज सीखना ही टफ होता है, बट ही लर्न 5 लैंग्वेजेस। प्राइमरी एजुकेशन घर पर कंप्लीट होने के बाद ये पहुंचते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहाँ का कॉलेज है क्राइस्ट कॉलेज, जहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया 17 साल की उम्र में। 17 साल की उम्र में वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर और कह सकते हैं कि काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हैबिट्स के इंसान थे, स्टूडेंट थे शुरुआत में, तो इनको वहाँ के फेलो स्टूडेंट्स ने इनका जो पर्सनैलिटी थी उसके हिसाब से नाम रख दिया था लेडी ऑफ द क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब यहाँ पे ईसा मसीह नहीं है, ये कॉलेज का नाम था। तो कॉलेज की लेडी, या कह सकते हैं कॉलेज की गर्ल, मजाक में, जो कई बार फ्रेंड्स एक दूसरे का नाम रख देते हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इनका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब अच्छे, ये सुंदर दिखते थे। शॉर्ट स्टेचर, कम हाइट थी थोड़ी सी, और पर्सनली फिजिकल ये काफ़ी हैंडसम थे, तो इसकी वजह से लंबे बाल रखते थे। तो इसकी वजह से इनको वहाँ पर फीमेल या गर्ल के हिसाब से मजाक में कहने लगे थे इनको फेलो स्टूडेंट्स। इनिशियल पोएटिक ग्लिम्सेस, जो इनकी शुरुआती रुझान थे, कहते हैं हिंदी में ही कहावत है कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात। इंग्लिश में कहें तो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। तो उसी हिसाब से इन्होंने कुछ पोएम्स वहीं पे कंपोज करनी शुरू कर दी थी। और जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि इनसे 200 साल बाद पैदा हुए थे, अपने आप को कहते थे कि मैं बॉर्न पोएट हूँ, उसी हिसाब से ये भी अपने आप को बॉर्न पोएट ही कहते थे। और ये सिर्फ कहना इनका, इट वाज नॉट बोस्टिंग। बोस्टिंग मतलब होता है डींगे हाँकना। ये डींगे नहीं हाँकते थे, नेचुरली इनके अंदर वो टैलेंट थी, क्योंकि ये काफ़ी किताबों के प्रति इनका रुझान था, तो शब्दों पे पकड़ अच्छी हो गई थी। और वहीं पर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ही अपनी पहली पोएम लिखी थी। इसका नाम था ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ कफ। उसके बाद ये एक माइनर पोएम थी, बट उसके बाद जो इन्होंने पोएम्स लिखी काफ़ी रिमार्केबल थी, जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, और इसके अलावा ऑन शेक्सपियर एंड एट सोलम म्यूजिक। ये कुछ पोएम्स इन्होंने अपने कैम्ब्रिज में स्टडी के दौरान ही कंपोज की थी। आगे देखते हैं। वहाँ से पढ़ाई करने के बाद 1632 में हॉर्टन, जो कि 20 मील दूर था लंदन से, एक जगह जहाँ इनके पिताजी का घर था, ये वहाँ सेटल हो गए। 5 साल ये वहाँ पर रहे, और 5 साल में रहने के दौरान इन्होंने काफ़ी पढ़ाई की, और पढ़ाई के दौरान इन्होंने कुछ पोएम्स भी कंपोज की, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स मानी जाती हैं इनकी, जैसे ला एलेग्रो, इल पेंसरोसो, अर्काडीज, कॉमस एंड लिसिडास। लिसिडास जो कि एलिजी है, इन्होंने अपने एक दोस्त थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर लिखी है।
कॉमर्स एक मिथोलॉजिकल पोएम है। एक कह सकते हैं कि काफ़ी नैरेटिव पोएम है, लंबी पोएम है। इल पेंसरोसो का मतलब होता है कोई थोड़ा परेशान व्यक्ति। कुल मिला के इनके ऊपर मैं अलग से कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा अगले वीडियोज़ में, तो वो ज़्यादा बात ना करके इतना समझना ज़रूरी है यहाँ पे कि हॉर्टन में रहते हुए उन्होंने ये कुछ मुख्य कविताएँ अपनी लिखी। फिर ये निकलते हैं फॉरेन टूर पर, क्योंकि अक्सर विलियम वर्ड्सवर्थ भी गए थे जर्मनी और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में घूमने, जिससे कि वहाँ के कल्चर या कुछ स्टोरीज़ को ला सकें, लिखें अपनी पोएम्स में। उसी हिसाब से जॉन मिल्टन भी गए हैं, कई सारे देशों में ये गए। सबसे पहले इन्होंने इटली को चुना। इटली के जो मेन शहर थे जैसे रोम, नेपल्स और मिलान वगैरह, वहाँ पर गए। पेरिस जो कि फ्रांस में है, जेनोवा, वहाँ पर जाने का इनका मकसद ये था कि वहाँ की कल्चरल जो हेरिटेज है उसको ये समझें और कुछ ना कुछ अपना कंपोज करें। शुरुआत से इनके मन में एक इच्छा थी कि ये एक ग्रेट पोएम लिखेंगे, जैसे एपिक, जैसे बाकी होमर ने लिखे हैं जो इलियड और ओडिसी, डांटे ने भी लिखा है। तो उसी हिसाब से इनका भी एक मन था कि मैं एक बहुत बड़ा काम करूंगा, एक ग्रंथ, महाग्रंथ लिखूंगा। ऐसा इनका शुरुआत से रुझान था। और इटली में जब ये पहुंचे तो वहां पहुंच के इन्होंने वहां का जो एनवायरनमेंट देखा लिटरेरी, कह सकते हैं कि इनकी इच्छा जो थी और ज़्यादा तीव्र हो गई कि मैं ज़रूर ही डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखूंगा एक एपिक, जो कि काफ़ी समय बाद कंप्लीट हुआ, पैराडाइज लॉस्ट। करीब 15 महीने ये वहाँ रहे, घूमते रहे। अचानक से इनके यहाँ इंग्लैंड में सिविल वॉर हो गया। चार्ल्स फर्स्ट के शासनकाल के दौरान कुछ पॉलिटिकल जो है कंट्रोवर्सीज हो गई, तो ये वहाँ से वापस आ गए, ये सोच के कि मुझे अपने देश में जाना है, मेरी वहाँ पे ज़रूरत है। हालांकि वापस आके इन्होंने ऐसा किया कुछ नहीं, इन्होंने दो शिष्यों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन जो डॉक्टर जॉनसन है उन्होंने काफ़ी इनकी मजाक बनाई है इनकी बायोग्राफी में कि विदेश से आके और किया कुछ नहीं, सिर्फ दो स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे। हालांकि वो मजाक है। आगे देखते हैं। मैरिज की बात करें तो इन्होंने अपनी लाइफ में 3 बार शादी की थी। सबसे पहले इन्होंने मैरी पॉवल से शादी की 1642 में, जब ये करीब 33 ईयर्स ओल्ड थे और वो 17 साल की थी। एक तो एज गैप, दूसरा क्या है कि वो थी रॉयलिस्ट और ये थे रिपब्लिकन, तो दोनों में जो वैचारिक मतभेद थे, इसकी वजह से इनकी शादी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही और वो अपने वापस घर चली गई। फिर इन्होंने, जॉन मिल्टन ने एक ट्रीटी लिखी थी डिवोर्स पे, अपने आइडियाज लिखे थे। फिर वो 1645 में वापस आई। वापस आके फिर 3 बच्चे हुए और 1652 में वो एक्सपायर हो गई। 1652 में इन्होंने फिर से एक शादी की उनके एक्सपायर होने के बाद, कैथरीन वुडकॉक से। वो भी कुछ साल बाद एक्सपायर हो गई। लास्ट में इन्होंने एक और शादी की 1663 में, जो कि इनकी एंड तक इनकी वाइफ बनी रही। कुल मिला के इन्होंने 3 शादी की और पहली शादी से इनकी 3 बेटी थी, दूसरी शादी से एक बेटी, और तीसरी शादी का ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कहीं ज़्यादा। हालांकि जो तीसरी शादी थी वो इनकी एंड तक चली और उन्होंने काफ़ी इनका सहयोग किया, उनकी तीसरी वाइफ ने। पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए तो ये क्योंकि काफ़ी एम्बिशियस थे, लिखने के साथ साथ इनको बहुत सारे अपने विचार देने होते थे। जैसे इन्होंने एक एरियोपेजिटिका भी लिखी हुई है, उसमें फ्री राइटिंग को इन्होंने सपोर्ट किया है। लाइसेंसिंग जो एक्ट बनाया गया था उसको इन्होंने अपोज किया। तो कुछ ना कुछ ये बोलते रहते थे। कुल मिला के इनको लाइमलाइट में रहना पसंद था। शुरुआत में पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में करीब 1640 से लेकर के 1660 तक ये लगे रहे। 20 साल इन्होंने दिए हैं पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ के। और इसी टाइम पर इन्होंने कुछ पॉलिटिकल पैम्पलेट्स भी लिखे थे, जैसे टेनोर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट की जो एग्जीक्यूशन, मतलब जो फांसी लगाई गई थी। आपको पता है कि इंग्लैंड में राजशाही के बाद कॉमनवेल्थ का टाइम आया था, जो क्रॉमवेल को राजा बनाया गया था। तो इन्होंने चार्ल्स फर्स्ट की फांसी को सही ठहराया था कि हाँ, सही काम किया गया। और उसी वजह से इनको एक पोस्ट दी गई थी, सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स, इन 1649 में। 1649 में ये जो पोस्ट इनको दी गई, इसके पीछे क्रॉमवेल या जो नया राजा था उसका ये मकसद था कि जो भी वो काम करेगा उसके कामों को ये लिखें, पढ़ें, अच्छे से पब्लिसाइज करें पब्लिक में, जिससे कि इन
उसके कामों को लोग ज़्यादा विरोध ना कर सकें। उस काम पे रहते हुए, पोस्ट पे रहते हुए इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा लिखा, किताबों में रूल्स, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, जिसकी वजह से इनकी आई साइट जो थी वो वीक हो गई और 1652 में पूरी तरह से ये ब्लाइंड हो गए। एंड्रू मार्वेल जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट थे उस समय, काफ़ी फेमस पोएट थे, इन्होंने इनकी ड्यूटीज़ को करने में बहुत हेल्प की और 1658 में इन्होंने शुरू किया अपना पैराडाइज लॉस्ट। फिर क्या होता है कि समय बदलता है, जैसे अपने यहाँ पॉलिटिकल चीज़ें बदलती रहती हैं, कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है। तो जैसे ही दूसरी पार्टी आती है तो पिछली पार्टी के पूरा जन्म कुंडली उठा के बैठ जाते हैं। कुछ नेताओं को जेल में डाला जाता है। उसी हिसाब से जैसे 1660 में रेस्टोरेशन, मतलब जैसे ही राजशाही फिर से आई, तो क्योंकि राजशाही के खिलाफ थे ये थोड़ा सा, इन्होंने चार्ल्स लैम की फांसी को सही ठहराया था और चार्ल्स लैम नहीं, चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स फर्स्ट के ही बाद में सक्सेसर्स आए 1660 में। जब वो आए तो इनकी कंडीशन जो थी वो काफ़ी मिजरेबल हो गई। मिजरेबल होने का मतलब ये था कि इनकी पोस्ट छीन ली गई और जितने भी इनके साथी थे वो लगभग फांसी पे लटका दिए गए, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया, हर तरह की उनको यातनाएं दी गई। और ये जो थे ये सिर्फ बच गए, एक तो एंड्रू मार्वेल ने पर्दे के पीछे रहते हुए काफ़ी इनको सपोर्ट किया। कुछ रॉयलिस्ट ऐसे भी थे जिनको इनकी पोएम्स बहुत अच्छी लगती थी, कुछ इन्होंने अपना नाम कमाया था। ऊपर से ये क्योंकि 1652 में ब्लाइंड हो चुके थे, तो राजा ने सोचा कि चलो जाने दो, अगर इन्हें भी हम फांसी देंगे एक अंधे व्यक्ति को तो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक पे। तो इस तरह से ये बचे हैं मरते मरते और बाद में ये इनका पोस्ट छिन गई और ये एक सिंपल सादी जिंदगी जीने लगे। बहुत इनको बाद में पछतावा भी हुआ कि इन्होंने करीब 20 years ही सैक्रिफाइस्ड हिज आई साइट एंड ही गेव 20 important years फ्रॉम हिज लाइफ बट ऑल इन वैन। किसी तरह से फांसी से बचते हैं। एंड में ये ही वॉज विडोड, लॉस्ट हिज सेविंग्स, सारी जो भी सेविंग्स थी वो सब खर्च हो चुकी थी। इनके नौकर भी इनको बेवकूफ़ बनाने लगे, एक तरह से धोखा देने लगे। तो कुल मिला के लास्ट टाइम इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बीता। इसके अलावा जो इनकी बेटियां थीं वो इनसे ज़्यादा प्यार नहीं करती थी। वो अपने जो मैरी पॉवेल की 3 बेटियां थीं वो अपनी माँ के, या कह सकते हैं कि मैटरनल जो पेरेंट्स थे उन्हीं की तरफ इनका रुझान था, उन्होंने इनको इग्नोर कर रखा था। तो कुल मिला के इनकी लास्ट के जो डेज थे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। आगे देखते हैं पीरियड ऑफ ग्रेट पोएम्स। इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जब उनकी जिंदगी के अंतिम दिन बचे थे तब इन्होंने जो इपिक, जिसको लिखने के लिए कई साल से वो सोचते हुए आ रहे थे, सपना देखते हुए आ रहे थे, जो इन्होंने कंप्लीट किया, पैराडाइज लॉस्ट 1664 में। स्टार्ट कब हुआ था? 1658 में। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि कब बिगनिंग हुई और कब कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले जब ये पब्लिश हुआ था 3 साल बाद 1667 में, तो 10 बुक्स में हुआ था। लेकिन बाद में फिर 1674 में जब ये पब्लिश हुआ तो 12 बुक्स में हुआ था। कुछ बीच की इन्होंने बुक्स को बाइफरकेट किया, थोड़ा और बढ़ाया। पैराडाइज रिगेन्ड एंड सैमसन अगोनिस्टिस ये पब्लिश हुए थे 1671 में। ये इनके मेजर और ग्रेट वर्क्स माने जाते हैं। तो इस तरह से कवर अप किया मैंने इनके सारे मेजर वर्क्स को भी, और जो मेजर इवेंट्स थी इनकी लाइफ में। डेथ इनकी होती है नवंबर 8 1674 में। लास्ट में इनकी कुछ दिन कह सकते हैं कुछ पीसफुल थे, बाइबल पढ़ करके अपना टाइम गुजारते थे और बाद में इनको चांसल ऑफ सेंट गाइल्स ट्रिपल गेट में इनको दफनाया जाता है। तो ये थी जॉन मिल्टन की बायोग्राफी। मेजर पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।